ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। पिछली क्लास में जैसा कि आपको पता है हमने अपना चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था और आपने बोला था चैप्टर नंबर 9 कराने के लिए, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में बेसिकली हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है चैप्टर नंबर 8 में, उसको हम अप्लाई कहाँ करते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू कैलकुलेट द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली यूज किस लिए होती है। जैसे कोई एरोप्लेन है, वो धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, वो ऊंचाई अगर मुझे निकालनी है। ठीक है, जो हमारी सबमरीन होती है जो वाटर के अंदर रहती है ना, सी के अंदर जो रहती है, तो वो कितनी गहराई पर है, वाटर वाटर का जो सरफेस है उससे कितनी डेप्थ पर है वो सबमरीन। ठीक है, तो वो गहराई निकालने के लिए, डेप्थ निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो हमारे हिल होते हैं, पहाड़ियां जो होते हैं, ठीक है, इनकी हाइट निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे टावर होते हैं उनकी हाइट वगैरह निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग होती है उनकी हाइट निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट वगैरह निकालने के लिए हम किस चीज को अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम अप्लाई करते हैं। अब हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले। तो सबसे पहली टर्म है हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो कोई बताएगा लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं होता, आप जिस भी चीज को देख रहे हो, जैसे आप अपने रूम में बैठे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो आपकी आंख से, जहां भी आपकी आंख देख रही है, आपकी आंख से और जहां आप देख रहे हो वहां तक अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं, उसको मैं लाइन ऑफ साइट कहता हूं। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? मैंने क्या बताया, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। ठीक है, ये आसान टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जिनका यूज हम आगे करेंगे क्वेश्चंस में, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया लाइन ऑफ साइट क्या होता है। जैसे आप अभी अपने फोन को देख रहे हो, अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे हो, तो जहां भी आप देख रहे हो आपकी आंख से अगर मैं एक सीधी लाइन उस जगह पर खींच दूं जहां आप देख रहे हो, उसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। क्या ये बात सभी को क्लियर है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है? नाम से पता चल रहा है, लाइन ऑफ साइट आपकी जो साइट है, आप जिस चीज को देख रहे हो उसकी लाइन। ठीक है, आप फैन देख रहे हो तो आपकी आंख से अगर फैन तक एक लाइन खींच दो, वो लाइन ऑफ साइट हो गई। आप बुक देख रहे हो अपनी, आपकी आई से आपकी बुक पर एक सीधी लाइन खींच दो तो वो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। आप कुछ भी देख रहे हो, कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हो ना। तो जिस मोमेंट पर आप जिस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हो, अगर मैं एक सीधी लाइन आपकी आंख से उस चीज तक खींच दूं, उसको मैं लाइन ऑफ साइट कहता हूं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में आप देखो, एक बच्चा है छोटा या स्टूडेंट है, वो इस टाइम क्या देख रहा है, उसकी आंखें देखो ऊपर की तरफ है, तो वो इस टावर को देख रहा है। तो अगर मैं उसकी आंख से यहां से टावर तक एक लाइन खींच दूं, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है? बताइए। क्या ये सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है लाइन ऑफ साइट तो यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर है लाइन ऑफ साइट क्या होता है तो यस टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है उनके लिए एक बार फिर से बता दूं, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला टॉपिक, पहली जो डेफिनेशन है हमने क्या पढ़ी है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो मैंने ये बताया है कि आप अपनी आंख से जहां भी देख रहे हो, आप अपनी आंखों से जिस भी चीज को देख रहे हो, अगर वहां पर आप एक सीधी लाइन खींच दो अपनी आंखों से, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को देख रहे हो अभी, तो अगर मैं आपकी आंख से आपके मोबाइल फोन तक एक लाइन खींच दूं तो वो एक लाइन ऑफ साइट है। आप टीवी देख रहे हो तो आपकी आंख से अगर टीवी तक एक सीधी लाइन खींच दूं तो वो आपकी लाइन ऑफ साइट है। अगर आप फैन देख रहे हो तो आपकी आई से आपके फैन पर एक लाइन खींच दूं तो वो लाइन ऑफ साइट है। मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो, आपकी आंख से उस चीज तक जिसको आप देख रहे हो,
वहां तक अगर मैं कोई एक लाइन खींच दूं तो उसको मैं लाइन ऑफ साइट कहता हूं। जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये क्या देख रहा है, ये इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो अगर मैं इसकी आई से इस टावर के टॉप तक एक सीधी लाइन खींच दूं इस तरीके से, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, लाइन ऑफ साइट बोलूंगा। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है लाइन ऑफ साइट की, इन दिस पिक्चर द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द स्टूडेंट्स आई टू द टॉप ऑफ टावर इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। क्योंकि ये देख किसको रहा है, टावर को, तो मैंने लाइन खींच दी है इसकी आई से टावर के टॉप तक, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। तो ये जो सीधी लाइन आप खींच रहे हो, ये जो सीधी लाइन आप खींच रहे हो, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है ना क्या होती है, अर्थ के, जो आप अर्थ के पैर अगर आप कोई लाइन खींच दो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर उसके परपेंडिकुलर आप कोई लाइन खींचो तो वो वर्टिकल होती है। ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा। अगर आप एक लाइन ऐसे खींच रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर आप एक लाइन ऐसे खींच रहे हो तो ये वर्टिकल है। ठीक है। तो अर्थ के पैरेलल वाली लाइन हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। आगे बढ़े। जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन किया है उनको भी क्लियर हो गई है चीजें, कोई डाउट है तो यस बताओ। सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो इसको समझिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है। जब भी आप जब भी आप किसी चीज को देखने के लिए आप अपनी गर्दन उठा रहे हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको अपनी गर्दन उठानी पड़ रही है, अगर आपको गर्दन ऐसे उठानी पड़ रही है, अप करना पड़ रहा है आपको अपना हेड, तो अब हेड आप जब अप कर रहे हो तो किसी चीज को देख रहे होगे। जैसे ये है, ये स्टूडेंट है एक, इसने अपना सर ऊपर उठाया हुआ है और ये इस टावर के टॉप को देख रहा है। तो जब भी सर ऊपर उठा हुआ हो, जब भी सर ऊपर उठा हुआ हो, तो लाइन ऑफ साइट कौन सी थी, ये वाली, ये आई से लेकर जहां वो देख रहा है वहां तक। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब भी आपका सर उठे किसी चीज को देखने के लिए, तो आपकी एक लाइन ऑफ साइट होगी। भाई अब मान लो आप ऐसे फैन देख रहे हो, आपकी गर्दन उठी, तो एक लाइन ऑफ साइट हो गई आपकी, आपकी आंख से उस फैन तक अगर मैं एक लाइन खींच दूं वो लाइन ऑफ साइट हो गई। और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जैसे अगर आप ऐसे देख रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच गई आंख से और एक लाइन ऑफ साइट ऐसे खींच गई, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होगा, जिसको आप देख रहे हो उसका। जैसे आप टावर को देख रहे हो ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, इस टावर के टॉप का। क्या आपको ये बात क्लियर हुई। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को देखने के लिए आपको अपनी गर्दन उठानी पड़ रही है, तो गर्दन जब उठाओगे तो आपकी आंख से जिसे आप देख रहे हो वहां तक एक लाइन ऑफ साइट होगी, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींच सकते हो अर्थ के पैरेलल। उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होगा, ये ध्यान से सुनना, किसका होगा, जिसे आप देख रहे हो उसका। आपकी आंख का नहीं होगा वो, आप जिस चीज को देख रहे हो उसका होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई। जैसे आप इस पिक्चर में टावर को देख रहे हो, ये टावर को देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, एक मिनट, जैसे ये इस टावर टावर को का। देख रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है, इस टावर का बन रहा है, इसका, आंख का नहीं है ये। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आपको किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन उठानी पड़े, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका होता है, जिसे आप देख रहे हो उसका। बस, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर आपको किसी चीज को देखने के लिए अपनी गर्दन झुकानी पड़े, इसमें क्या था, गर्दन उठानी पड़ रही थी, जब आप किसी चीज को देखने के लिए गर्दन उठा रहे हो। अब अगर आपको अपना हेड डाउन करना पड़े किसी चीज को देखने, जैसे अभी आप फोन देख रहे हो, तो आपको फोन को देखने के लिए अपना हेड हेड ऐसे करना पड़ रहा है, डाउन, हेड डाउन करना पड़ रहा है। तो जब आप हेड डाउन करते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और वो भी किसके बीच में बनता है, सेम
भाई आप फोन देख रहे हो तो आपकी आंख से उस फोन तक एक लाइन ऑफ साइट होगी, है ना? और एक अर्थ के पैरेलल में आपकी आंख से ही क्या खींच सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ आपका फोन रखा हुआ है, यहाँ आपका फोन रखा हुआ है और आप अपने फोन को देख रहे हो यहाँ बैठ के, तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, आपकी आंख से आपके फोन तक जो मैंने लाइन खींची वो लाइन ऑफ साइट हो गई, और अर्थ के पैरेलल एक लाइन खींची तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका होगा, आंख का होगा या फोन का होगा? फोन का। फोन का होगा, नहीं आंख का नहीं होते, आंख के नहीं होते ये एंगल। आप अपनी आंख से देख रहे हो, एंगल किसके होंगे ये, जिसे आप देख रहे हो उसके। ठीक है, जैसे इसमें टावर का बन रहा था, आप जिस चीज को देख रहे हो उसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप इसको ध्यान कैसे रख सकते हो भाई, डी, अगर आपको हेड डाउन करना पड़ रहा है, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिप्रेशन, डी फॉर डाउन और डी फॉर डिप्रेशन। तो अगर किसी चीज को देखने के लिए आपको अपना हेड डाउन करना पड़ रहा है तो आपकी आंख पर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो किसका होगा, जिसको आप देख रहे हो उसका होगा। अगर आप फोन देख रहे हो तो फोन का होगा, अगर आप अपनी बुक को देख रहे हो तो बुक का होगा। ठीक है, और अगर आपको गर्दन ऐसे अपनी अप करनी पड़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, और जिसको आप देख रहे हो उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये दोनों किसके बीच में बनते हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन भी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। बताइए क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ, दोनों में क्या डिफरेंस है एलिवेशन और डिप्रेशन डिप्रेशन में? देखो बनते दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही है, अंतर बताओ क्या है इन दोनों में? बनते तो दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अगर आपको किसी चीज को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और गर्दन अगर झुकानी पड़ रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, बस ये अंतर। ठीक है, क्लियर हुआ? तरीका बताया मैंने, डी फॉर डाउन यानी हेड डाउन तो डिप्रेशन, हेड अप तो एलिवेशन। भाई एलिवेशन का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होती है ना एलिवेशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा एलिवेशन मिल जाना। जब क्रिकेट खेलते हैं, जब आपने कमेंट्री वगैरह सुनी होगी, और जब कोई बॉल बहुत ऊंची चली जाती है शॉट मारते टाइम, तो हम क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एलिवेशन मिल गया शॉट को। एलिवेशन क्यों मिला, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर चली गई, उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है। सुना है कभी क्रिकेट मैच जो देखते होंगे सर। कमेंट्री वगैरह में, जो कमेंटेटर होते हैं वो यही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा एलिवेशन मिल गया बॉल को। एलिवेशन का मतलब क्या है कि भाई फील्डर जो वो कैच करने जा रहा है बॉल को, उसको कैच करने के लिए गर्दन बहुत ज्यादा उठानी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा एलिवेशन मिल गया। और अगर वो कम एलिवेशन मतलब अगर बहुत कम उछली है बॉल तो कम गर्दन उठानी पड़ेगी, ज्यादा उछली तो ज्यादा उठानी पड़ेगी, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है उसकी आंख से बॉल तक का। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो एलिवेशन मतलब उठाना पड़ रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना पड़ रहा है। तो अब क्या, अब आप लोग रेडी हो क्वेश्चंस करने के लिए? ये तीनों चीजें सभी को क्लियर हो गई है क्या? मैंने क्या क्या चीजें बताई सर। है, पहले बताया मैंने लाइन ऑफ साइट, दूसरी चीज मैंने बताई एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरी चीज मैंने बताई है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई बच्चा कर सकता है क्या एक्सप्लेन इनको? एक एक लाइन बोल दो इनके बारे में क्या होती है, कोई बोल सकता है? लाइन ऑफ साइट क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ, हैंड रेज करो अगर कोई बताना चाहता है वो लाइन ऑफ साइट। सर हमारी आंख से कोई ऑब्जेक्ट तक कोई लाइन खींच दी जाए तो उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। वेरी गुड। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, आप उसको देखते रहने चाहिए उस टाइम पे। ये नहीं कि आप देख तो फोन रहे हो, लाइन आपने टीवी तक खींच दी, तो वो लाइन ऑफ साइट नहीं होगी। ठीक है, आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आपकी आंख से उसी ऑब्जेक्ट तक की लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ साइट होगी। ठीक है, वेरी गुड हिना। एंगल ऑफ एलिवेशन में गर्दन उठानी पड़ती है या गर्दन झुकानी पड़ती है, मतलब अप होता है या डाउन होता है अप। एलिवेशन में? अप। अप। वेरी गुड। और किस किस के बीच में बनता है? ऑब्जेक्ट और जो देख रहा है उसके बीच में।
नहीं, किन दो लाइंस के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरी गुड, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में हमें अपना हेड अप करना पड़ता है, हेड हेड डाउन करना पड़ता है? डाउन। 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 और अगर मैं अपनी आंख से किसी मान लो मैं अपनी आंख से इस पेन को देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ में पेन है, अपनी आंखों से ये पेन मैंने ऐसे किया हुआ है ऊपर की तरफ, ऐसे किया हुआ है और मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरी आंखों का होगा या इस पेन का होगा? पेन का। पेन पेन का का। होगा। वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ये सबको पता होना चाहिए। आंख का नहीं होगा, पेन का होगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। अगर पेन मेरा ऐसे नीचे की तरफ है और मेरी गर्दन ऐसे नीचे हो रही है और मैं इस पेन के टॉप को देख रहा हूं, तो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरी आंख का होगा या इस पेन का? पेन का। पेन का। चलो ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चीजें क्लियर है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, डिप्रेशन एलिवेशन क्या होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो इनका जो यूज है ना, वो हमें क्वेश्चन में डायग्राम बनाने पड़ेंगे, अभी फिगर्स बनानी पड़ेंगी, तो वहां पर इन तीनों का यूज होगा। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलो तो बढ़ते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, आप पढ़ के भी देख सकते हो। एक बार पढ़ देता हूं मैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, ये मैंने आपको बताया। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल, ये मैंने आपको बताया। एंगल ऑफ एलिवेशन इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये और मैं बता देता हूँ एक बार। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप देखोगे तो ये कहाँ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बन रहा है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। डिप्रेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनता है, और एलिवेशन जो बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर नोट करके लिखा हुआ है व्हेन वी हैव टू रेज अवर हेड टू सी एन ऑब्जेक्ट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड। तो जब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ रहा है, रेज करना पड़ रहा है, तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हेन वी हैव टू टिल्ट अवर हेड, जब हमें अपने सर को झुकाना पड़े, हेड डाउन टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। चलिए एक क्वेश्चन है ये। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अर्थ from a point on the ground which is 15 meter away from the one of the foot points of tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. बताइए, करने की कोशिश करिए इसको। कैसे करेंगे सोचो। इसमें डायग्राम बनाकर आपको दिखा दिया गया है क्योंकि पहला क्वेश्चन है, तो अगले में आपको खुद बनाना है। हालांकि मैं बताऊंगा कैसे बनाइए डायग्राम। आपसे क्या कहा गया है भाई? एक टावर है जो कि अर्थ के ऊपर वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड पर किसी पॉइंट से जो कि 15 मीटर दूर है। ठीक है, टावर के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर टॉप ऑफ द टावर का 60 डिग्री है। आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो देखो सबसे पहले, क्योंकि इसमें डायग्राम बना हुआ है फिर भी मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ एक बार। सबसे पहला काम आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है? पहले डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बना कैसे वो समझते हैं। कहा गया है, जो क्वेश्चन में कहा गया है वो करते जाओ। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अर्थ। तो मान लो ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है और इस पर एक टावर खड़ा है ये वर्टिकली। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम वन ऑफ द फुट पॉइंट्स ऑफ टावर। तो ये जो टावर है इसके फुट पॉइंट से, जो टावर है फुट पॉइंट मतलब ये नीचे वाला पॉइंट जो है, यहां से ये फुट पॉइंट होगा। ठीक है, यहां से 15 मीटर की डिस्टेंस पर, तो मान लो
ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया और ये जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है। 15 मीटर की डिस्टेंस पर क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब ऊपर की तरफ मैं देखूंगा। एलिवेशन कब बनता है, जब ऊपर की तरफ देखते हैं, अभी बताया ना। तो अगर मान लो यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ किसी की आंख है, तो ये आंख है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तभी तो बनेगा जब कोई यहाँ खड़ा होकर इस टावर के टॉप को देखेगा। तो वही कहा गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी इस टावर के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। यानी ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। आपको क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो मान लो ये ए बी सी, तो आपको ये टावर है, इसकी हाइट मान लो एच है, तो आपको एच की वैल्यू निकालनी है। क्या आपको ये फिगर क्लियर है, पहले ये बताओ, क्या सभी यस को ये सर। फिगर क्लियर है? अगर फिगर में कोई डाउट है तो पूछो। 15√3, ओके वेरी गुड। अब देखो, अब फिगर हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस एंगल के लिए 60 डिग्री एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ए भी मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, और ये मेरा बेस होगा। यस और नो बताओ, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? इस 60 डिग्री एंगल के लिए यस सर। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये तीसरी साइड बची, ये बेस हो गया। मुझे क्या क्या पता है, मुझे बेस पता है और मुझे ये निकालना है, यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है 15 मीटर, और परपेंडिकुलर क्या है एच। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो? 10 टेन। परपेंडिकुलर। टेन और कॉट दोनों है, तो कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो टेन हमें पता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी अगर मैं टेन 60 यहां पर लिखूं, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना है 15। तो टेन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 15। तो एच यहां से क्या आ गया, 15√3 मीटर। निकल गई हाइट। बस एक बार डायग्राम बन जाए, एक बार फिगर बन जाए, उसके बाद हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। नो डाउट सर। सभी को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। सर ये रूट और हटाना, क्या हटाऊं? रूट हट सकता है सर? नहीं, अगर रूट नीचे आ रहा है, मतलब नीचे से मतलब है डिनोमिनेटर में, तो हम उसका हटा सकते हैं। कैसे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। रैशनलाइज करके। ठीक है, रैशनलाइज। रैशनलाइज। हाँ, रैशनलाइज करके उसको हम हटा सकते हैं। लेकिन अगर रूट आपका न्यूमरेटर में है तो जरूरत नहीं है, यहीं रख, ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, और ये ओके सर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, तो हम इसको, इसका स्क्वायर भी नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलिए, अगर सर हाँ जी बोलिए। अगर सर इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे दी जाए हाँ तब आप, 1.73। हाँ हाँ तब आप हटा दो, तब तो ओके आपको सर। हटाना है। 1.732 अगर दे दी जाए, √2 की 1.414, अगर ये वैल्यूज दी हुई हैं तो आप उनको हटा दो। ठीक है, क्योंकि इसमें दी नहीं हुई तो मैंने हटाई नहीं है। ओके चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। A tree stands vertically. The height of the tree is 60 meter and the angle of elevation of the top of the tree from a point of the ground is 45 degree. Find the distance of the tree from that point. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स खुद से।
हम्म। सिक्सटी। ओके, देखिए अगेन इसमें फिगर बनी हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि फिगर बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनाकर नहीं दी जाएगी, ठीक है। अभी आने वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे बनकर नहीं आएगी फिगर, हमें खुद बनानी है। तो थोड़ी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, तो एक ट्री है जो कि वर्टिकली खड़ा है। द हाइट ऑफ ट्री 60 मीटर, इस ट्री की जो हाइट है वो 60 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री का टॉप ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब यहां नीचे से कोई ऊपर देखेगा तो यहां बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां बनेगा, तो मैं एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है। और ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट, ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। आपको ये बताना है ये कितना होगा, यानी इस पॉइंट की ट्री से क्या डिस्टेंस है। यानी मान लो ये एक्स है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको मैंने बोल दिया ए बी सी। तो अगेन अगर ये 45 डिग्री है, इस एंगल के सामने ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस होगा, और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन कौन दिखाता है? टेन। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? टेन 45 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है? 60, बेस कितना है? एक्स। तो टेन 45 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। एक्स को इधर मल्टीप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर। बताइए, है ना इजी? इजी है ना? कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में आपको आई हो तो बताइए। सभी को क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगला करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करें, ये आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ, अच्छा ये 30 डिग्री है, ठीक है, 300 नहीं है, 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। करिए इसको सॉल्व, कोशिश करें। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएं, फिगर बनाएं इसकी, फिर सॉल्व करें। यस। 8√3, ओके।
ओके, दो बच्चों का आंसर आया 8√3। सर मेरा तो 8√3/3 है। ओके, देख लेते हैं, चलो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ पढ़ के साथ में हम वो बना लेंगे इसके फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये 30 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्री है जो कि ब्रेक्स ड्यू टू विंड, हवा की वजह से टूट गया है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। कहा गया है कि भाई एक ट्री था, मान लो ये ट्री था पहले, ठीक है। ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया और ये मान लो उस ट्री का नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है। पहले ये ट्री ऐसे खड़ा था, ऐसे खड़ा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हवा आई और हवा की वजह से जो इसका ऊपर का हिस्सा है वो टूट कर नीचे झुक गया। यानी अब ये ट्री कैसा हो गया, आपकी पहली सिचुएशन है, सिचुएशन 1। ये क्या है आपकी सिचुएशन 1 के जिसमें ट्री एकदम सीधा खड़ा है। हुआ क्या, हवा की वजह से ये बीच में से टूटकर नीचे गिर गया, ठीक है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है, यहां से टूटा ये, ठीक है, यहां से टूटा, ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है टूटकर नीचे ऐसे झुक गया और अर्थ से 30 डिग्री का, यानी ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हवा की वजह से ये यस टूटा और टूटकर ये जमीन को, ग्राउंड को टच कर रहा है और टच करके कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है भाई। ये पूरा ट्री है, हवा चलने के बाद ये इतना हिस्सा खड़ा रहेगा, ऊपर का टूट के नीचे झुक गया, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, तो ट्री का फुट ये है भाई, ट्री ये था ना, तो इसका फुट ये होगा, ये वाला पॉइंट। यानी अगर मैं इसको ABC बोल दूं तो B पॉइंट क्या होगा, इस ट्री का फुट होगा। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस, जहां पर टॉप ऑफ द ट्री ने टच किया है वहां से फुट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या क्या कही गई है, 8 मीटर कही गई है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, 8 मीटर है। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको इस ट्री की, ये जो ट्री है इसकी ये हाइट निकालनी। ये क्या निकालनी है, ये आपको हाइट निकालनी है, कैपिटल H की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या ये इस चीज सभी को क्लियर हो गई है? पहले ये बताओ डायग्राम कैसा, फिगर कैसे बनी इसकी। अगर ये फिगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो ट्री की हाइट है कैपिटल H, यानी टोटल हाइट क्या होगी, AB और ये वाला हिस्सा AC, यस और नो। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखकर बताऊं तो अगर मैं आपसे कहूं कि ट्री की हाइट क्या होगी, तो ये वाला हिस्सा और ये जो टूट के नीचे गिरा हिस्सा ये भी तो हाइट में आएगा, क्योंकि पूरी हाइट तो ये पूरी है ना H। पेड़ तो पूरा खड़ा था, ये टूटने के बाद ये हिस्सा नीचे गिरा है, तो हाइट में ऊपर वाला हिस्सा भी तो आएगा। यानी ये और ये दोनों आएंगे या नहीं आएंगे? क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इस ट्राइंगल को यस सर देखकर मैं आपसे कहूं, इस ट्राइंगल को देखकर कि ट्री की हाइट क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, BA+AC होगी या नहीं होगी? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? पेड़ की जो ऊंचाई है, ट्री की जो हाइट है वो क्या होगी, BA+AC होगी या नहीं? अगर होगी तो यस टाइप कर दो, नहीं होगी तो नो टाइप कर दो, और अगर डाउट है तो आर टाइप कर दो। अगर डाउट है तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। सिर्फ एक बच्चे ने किया है अभी तक वाई टाइप, सभी से बोल रहा हूं मैं, BA+AC होगी ना हाइट। क्यों? क्योंकि भाई टूट के गिरा ही तो है, लेकिन हाइट में तो वो वाला हिस्सा भी आएगा ना जो टूट के नीचे गिरा हुआ है, जो झुका हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये वाली, ये जो BA है ये H है और ये जो AC यस है ये सर। X है, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये जो BA है ये H है और ये जो AC है ये X है।
तो पहले मैं h निकाल लूंगा, फिर मैं x निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी हाइट आ जाएगी। h कैसे निकालूंगा? h और 8, इन दोनों में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं यूज कर सकता हूँ? 10 इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, 1/√3। नहीं वो तो होता ही है। रेशो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? h, और बेस क्या है? 8। तो 10/30 1/√3 इज इक्वल टू h/8। तो h इज इक्वल टू क्या आया? 8/√3। ठीक है। और अब इनमें देखो x और 8 में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ये मेरा हाइपोटेन्यूज है और ये मेरा बेस है। तो बताओ, हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूं मैं? cos। कॉस। ठीक है। cos 30 इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है x, बेस है 8। cos 30 कितना हुआ? √3/2 इज इक्वल टू x/8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8√3/2, 2 4 सा 8, यानी 4√3। x की वैल्यू क्या आ गई? 4√3। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो गई है या नहीं? पहले ये बताओ। h और x मैंने क्यों निकाले हैं? क्योंकि हाइट क्या होगी भाई? ये प्लस ये। तो h कैसे निकाला मैंने? 10 लगाकर h निकाल दिया और cos लगाकर x निकाल दिया। अब इनको जोड़ दो। अच्छा, अब इनको जोड़ने से पहले कुछ कर सकते हैं क्या हम इसमें? सर 8/√3 में रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के बाद वो 8√3/3 हो जाएगा। चलो ऐसा कर लेते हैं। तो टोटल हाइट यानी कैपिटल H क्या होगा? कैपिटल H क्या होगा? h प्लस एक्स। तो कैपिटल H इज इक्वल टू, h की वैल्यू क्या है? 8/√3 प्लस x की वैल्यू क्या है? 4√3। ठीक है, एक काम करते हैं, √3 एलसीएम ले लो। बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, और यहाँ पर √3 आप एलसीएम लो तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस 4√3 इंटू √3 कितना होगा? 12। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 20/√3। इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आया? 20√3/3। हाइट कितनी आएगी? 20√3/3 मीटर। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? बताइए। आपने शायद बस उस हिस्से की हाइट निकाली है जो खड़ा हुआ है, जो टूटकर नीचे झुक गया है वो भी तो पेड़ का हिस्सा है, तो वो भी हमें निकालना है। तो हमें ऐड करना पड़ेगा उन दोनों को। तो ये चीज सभी को क्लियर हो रही है कि मैंने ऐड क्यों किया? अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट। इसको करें सॉल्व। The angle of elevation of the top of the mountain from the foot of the tower is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the mountain is 30 degree. If the height of the tower is 50 meter, then find the height of the mountain. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है माउंटेन के टॉप से टावर के फुट तक 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टावर के टॉप से माउंटेन के फुट तक 30 डिग्री। अगर टावर की हाइट 50 डिग्री है तो माउंटेन की हाइट आपको निकालनी है। सबसे पहला काम आप फिगर बनाओ। इसकी 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले आप इसकी क्या बनाओगे? फिगर बनाओगे। फिगर बनाने के बाद आप इसमें जो भी चीजें आपको चाहिए उनका यूज करके आप हाइट निकाल सकते हो। जो भी चीजें आपको दी है उनका यूज करके आप हाइट निकाल सकते हो। करें कोशिश सभी लोग।
150 मीटर। ओके, हीना, ओके, ममता शर्मा नाम से है, इन्होंने भी 150 मीटर आंसर दिया। बाकी लोग भी करें सॉल्व। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं चलो फिगर बना देता हूँ, फिर सॉल्व करना, 1 मिनट और ले लेना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहां से मुझे ये पता चल गया एक माउंटेन है, एक टावर है। तो मान लो ये मेरा माउंटेन है, ठीक है, और मान लो ये मेरा टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ माउंटेन, तो माउंटेन का टॉप ये होगा, माउंटेन का टॉप ये होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, टावर का फुट ये होगा, टावर का फुट ये होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, तो यानी ऐसे बनेगा, लाइन ऑफ साइट ये हो गई, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो लाइन ऑफ वो एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, तो टावर का टॉप ये हो गया, क्योंकि ये मेरा टावर था और ये मेरा था माउंटेन, तो टावर का टॉप ये हो गया फ्रॉम द फुट ऑफ द माउंटेन, तो माउंटेन का फुट ये हो गया, कितना है, 30 डिग्री है, एलिवेशन है तो अगेन 30 डिग्री हम यहां पर बना देंगे, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। फिर क्या कहा गया है, इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन, ये जो माउंटेन है इसकी हाइट आपको निकालनी, यानी एच की वैल्यू आपको निकालनी। तो करो, अब करके देखो। चलो देखते हैं, कराऊं क्या, मैं कराऊं, बताओ या कर रहे हो। 150 मीटर आ रहा है, काफी बच्चों का आंसर गुड। चलो कराता हूं मैं, कुछ बच्चों ने कर लिया है, वेल डन। देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक लाइन खींच देता हूं, एक ऐसी सीधी लाइन, ये मैंने क्यों खींची अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं ना भी खींचूं तो भी काम चल जाएगा वैसे, चलो अभी नहीं खींचते, अभी नहीं खींचते, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर है। क्यों माना मैंने, जिससे मैं tan लगा सकूं यहां पर, है ना, क्योंकि tan लगाने के लिए बेस चाहिए ना, तो ये मान लिया मैंने x मीटर है। अब अगर मैं लूं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूं, नाम लिख लेते हैं इसका TPQ, मैंने लिया ट्राइंगल TPQ, यानी रेड वाला जो रेड और ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है इसको देखो, इसमें अगर मैं एंगल देखो तो 30 डिग्री एंगल है ना इसमें, छोटे वाले ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में देखो सिर्फ एंगल क्या है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 50 अपॉन एक्स, तो tan 30 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 √3। चलो x निकल गया मेरा। अब बड़े वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, बड़े वाले ट्राइंगल में क्या करूंगा मैं, MQP ट्राइंगल, MQP, इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में, तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x, तो tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की वैल्यू मैंने निकाली है 50 √3, तो h इज इक्वल टू कितना आया, √3 इंटू 50 √3, तो h की वैल्यू क्या आई, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 50, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 150 मीटर, यही हमें निकालनी है। बताइए कोई डाउट इसमें किसी को।
वेल डन जिन्होंने किया है इसको सॉल्व, वेरी गुड। अगर ये सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व करें। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 40 मीटर व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन डिक्रीजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर है जिसकी शेडो यानी उसकी छाया जो है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। कब? जब जो सन सन का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब एलिवेशन एंगल, एल्टीट्यूड मतलब एलिवेशन एंगल, तो सन का जो एल्टीट्यूड है वो घट जाता है 60 डिग्री से 30 डिग्री। मान लो आप एक जगह होकर खड़े होकर सन को देख रहे हो, तो भाई जब जैसे जैसे वो छिपेगा, सन जब छिपेगा तो उसका एंगल भी तो उस जगह से कम होता चला जाएगा, है ना। और जब एंगल 0 डिग्री हो गया तो रात हो जाती है। तो जैसे जैसे सन छिप रहा है यानी एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो रहा है, तो छाया जो है उसकी शेडो जो है वो बढ़ रही है 40 मीटर। तो आपको हाइट निकालनी है टावर की, क्या आएगी? चलो मैं इसके वो बना देता हूँ फिगर, आप करो सॉल्व इसको फिर। एक टावर खड़ा है मान लो ये, ठीक है। इसकी ये जो है ये इसकी शेडो है, ये इसकी शेडो है। तो इसकी जो शेडो है वो 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो मान लो पहले शेडो थी यहां, इस पॉइंट तक थी, फिर शेडो पहुंच गई यहां। तो मान लो पहले शेडो थी x मीटर, फिर 40 मीटर और बढ़ गई तो फिर हो गई x प्लस 40 मीटर। ठीक है, पहले इस पॉइंट तक x मीटर थी शेडो, फिर 40 मीटर और बढ़ गई तो ये हो गई x प्लस 40। ये बढ़ी क्यों? जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया 60 डिग्री से 30 डिग्री, यानी पहले ये 60 डिग्री था, फिर 60 से जब 30 डिग्री हो गया तो ये शेडो की जो लेंथ है वो 40 मीटर बढ़ गई। तो आपको हाइट निकालनी है टावर की, यानी h की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसका नाम दे देते हैं हम ABCD। क्या ये फिगर सबको क्लियर है या दोबारा बताऊं? जब एंगल 60 डिग्री था तो शेडो x मीटर थी, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया तो शेडो x प्लस 40 हो गई। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल कम होते ही शेडो जो है 40 मीटर इंक्रीज हो गई। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो क्या ये फिगर सबको क्लियर है भाई? यस सर। सर ठीक है, तो पहले आप ले लो 1060, फिर ले लो 1030 और आपकी h की वैल्यू आ जाएगी। पहले मैं ले लेता हूं 1030। तो 1030 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? ये ना 30 डिग्री, तो इसके सामने ये h परपेंडिकुलर हो गया, h अपॉन बेस क्या है x प्लस 40।
tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 40। तो यहां से चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, tan 60 लेके देखते हैं। tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा h/x होगा। तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी h/tan 60 होता है √3। बताइए क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? x की वैल्यू h/√3 आ गई, इसको यहां पे रख दो। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा x प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। तो x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ h/√3। तो h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू 40। √3 एलसीएम आ गया तो ये बचेगा 3h माइनस h/√3 इज इक्वल टू 40। तो 3h माइनस h इज 2h इज इक्वल टू 40√3। तो h की वैल्यू क्या आ गई 40√3/2, यानी h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। क्लियर है क्या ये? कोई डाउट कैलकुलेशन में तो बताइए। पहले मैंने लिया 60, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर h बेस x, तो h/x। तो x की वैल्यू यहां से आ गई tan 60 √3 होता है h/√3। फिर मैंने लिया tan 30, तो बेस परपेंडिकुलर h बेस x प्लस 40, तो h/x प्लस 40। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x प्लस 40। h की √3 में मल्टीप्लाई तो h√3 x प्लस 40 की x प्लस 40 में 1 में तो x प्लस 40। फिर मैंने x की जगह क्या रख दिया यहाँ से h/√3, तो x की जगह आ गया h/√3 प्लस 40 इज इक्वल टू h√3। ठीक है, एलसीएम आया इसको मैं उस तरफ ले गया, तो ये हो गया h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू 40। इन दोनों का एलसीएम आया √3, तो यहाँ बचेगा 3h माइनस h इज इक्वल टू 40। 3h माइनस h इज 2h इज इक्वल टू √3 को मल्टीप्लाई हो गया 40√3। तो h की वैल्यू क्या आ गई 40√3/2, 2 से ये कैंसिल 20√3 मीटर। इज इट क्लियर? क्या ये सभी को क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, कुछ बच्चों ने कर भी दिया था, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, या इसको रहने दो, इसको मत करो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ये होमवर्क में आपको ट्राई करना है। ओके, बाकी बुक के भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए। आपको करना क्या है, यहाँ जो मैं करा रहा हूँ वो तो करा ही रहा हूँ, आप अपनी बुक के क्वेश्चंस भी अगर चाहो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हो, प्रैक्टिस करना बुक के क्वेश्चंस की। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना हो तो आप पूछ सकते हो क्लास में, है ना। अगर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा, थोड़े आप करो, और जो आपसे ना हो वो मुझसे आप क्लास में पूछ लो। क्या ये चीज क्लियर है सभी को जो मैं कह रहा हूँ? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो करना ही करना है होमवर्क में, बाकी अपने बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और अगली 1 या 2 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी आप बोलोगे, जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन है वही मैं सारे करा रहा हूँ। अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी 6 मार्क्स का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बोला गया है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा करके देखो खुद से, अगली क्लास में मैं इसको कराऊंगा, क्योंकि अभी टाइम की कमी है, तो आज तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग